नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। ये शुरू करते हैं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो क्या दूर हो जाएंगे मनमुटाव, मतभेद और जो तनाव दिख रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच, खास करके जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, तब से ही भारत और बांग्लादेश जो कि करीबी मित्र, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, तमाम स्तरों पर दोनों की मित्रता जो है बहुत ही अहम रही है। अब जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, वहां पर कट्टरपंथी ताकतें हों या फिर अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, सुरक्षा के मसले हैं, या फिर चीन के प्रति, पाकिस्तान के प्रति जो झुकाव है और भारत के लिए एंटी इंडिया जो एक सेंटिमेंट्स है उसको भड़काते हुए भी देखा जा रहा है, उकसावा देते हुए भी दिखा जा रहा है। इसीलिए आज ये विषय बहुत अहम है। इसीलिए हमारे कुछ सवाल, हम चाहते हैं कि कुछ सवाल और कुछ फैक्ट्स पहले अपने दर्शकों के सामने रखें, उसके बाद इनको समझने की कोशिश को शुरू करें। तो आप एक नज़र अपने टीवी स्क्रीन पर डालिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख जो है मोहम्मद यूनुस, उनकी मुलाकात हुई है बैंकॉक में। बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर बायलैटरल ये मीट हुई है, जिसकी जो है पुष्टि भारत की तरफ से नहीं की गई थी। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि मोदी से मुलाकात की, मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात को लेकर रिक्वेस्ट की गई है, अनुरोध किया गया है, लेकिन भारत ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब इससे पहले एक बात हो गई है कि मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में जब वो चीन के दौरे पर थे, तब पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया था। उस पर भी भारत का जो कुछ ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट, अगर क्लैरिटी देखें तो वो नहीं सामने आ गया था। बांग्लादेश में लगातार जो भारत विरोधी भावनाएं हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हैं, शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर, सीमा सुरक्षा को लेकर, लोकतंत्र की बहाली को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड को लेकर, ये तमाम वो मसले हैं जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास का कारण बन रहे हैं। और इसीलिए इन सभी सवालों को समझने के लिए आइए स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस इश्यूज एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेट टॉक के मंच पर। जी धन्यवाद जी। सर, ये जो तस्वीरें आई हैं बैंकॉक से, आप इन तस्वीरों की उम्मीद लगा रहे थे? क्योंकि भारतीय पक्ष तो किसी तरह की इस बारे में उसने जानकारी ही नहीं दी थी। बांग्लादेश की तरफ से एक दो बार इस तरह की जानकारी आई थी कि हम अभी तक वेट कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है हमारी रिक्वेस्ट पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस जो है बैंकॉक में बायलैटरल टाइज के लिए मुलाकात करें। जी सर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई दो कंट्रीज के लीडर्स मिलते हैं या उनको मिलना होता है, उसका एक बैकग्राउंड जो काम होता है, एक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती हैं, इसको आपस में बातचीत होती है पहले, और एजेंडा और मुद्दे अपने तैयार किए जाते हैं। और इसको विजिट अगर ना भी हो हमारे देश में, अगर बाहर वाले देश में भी विजिट होते हैं, हमने देखा है ये जितने भी ये फोरम्स होते हैं, आपने इस बिम्स्टेक की बात करी है, हम इसको बाकी एक्चुअली फोरम्स को भी देखते हैं जहां पे भारत और बाकी देश मिलते हैं। तो उन फोरम्स में भी बायलैटरल टॉक्स होती हैं और उसमें काफी क्लैरिटी होती है कि भाई भारत और बांग्लादेश मिलेंगे और ये एजेंडा होगा मीटिंग का प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में। तो वो एक चीज हमको एक गैप इस बार नजर आया कि भारत की तरफ से कोई भी ऐसी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, औपचारिकता वाली स्टेटमेंट, एक कस्टमरी स्टेटमेंट जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग होती है एक या दो दिन पहले कि भाई ये जो बिम्स्टेक होगा, इसमें ये बायलैटरल हम इसको देखेंगे। अभी उस चीज का एब्सेंस नजर आया और पॉसिबली ये एक लास्ट मिनट एफर्ट की गई है इस मीटिंग को पॉसिबल करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये अगर पहले से ही तय होता और अगर ये फैसला एक क्लैरिटी हमारे
लोगों को मिलती, देशवासियों को मिलती, वो क्लैरिटी नहीं मिली। तो इसका मतलब है कि ये एक लास्ट मिनट एफर्ट है जी, जिसकी वजह से ये टॉक्स पॉसिबल हो पाई। और इसके कुछ रीजंस हैं जी। आप किसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, और अगर वो एजेंडा ही कंटेंशियस हो, अगर वो एजेंडा ऐसा हो कि जो आपके पसंद का ना हो, तो हो सकता है कि आप उसमें बातचीत नहीं करना चाहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था, जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मिस्री ने जो एक ब्रीफिंग अपना करी है, प्रेस ब्रीफिंग, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो रेज हुआ था वो हुआ था शेख हसीना के बारे में जी। तो उसके बारे में भी जो MEA के स्पोक्स पर्सन है, he has not clarified के इसको क्या मुद्दा हुआ था, but he has admitted that was the first agenda point। तो इसका ये मतलब है, एक क्लैरिटी हमको मिलती है एज एनालिस्ट के बांग्लादेश wants शेख हसीना to be extradited, to be sent back to Bangladesh, because they would have stressed upon it, there are so many corruption cases against her in the court, and we would like justice to be given, because the people of Bangladesh want justice to be delivered। तो अगर इस प्रकार की एक स्टेटमेंट हमको सुनने को मिलेगी, तो जाहिर है कि भारत इस पे एग्री करेगा नहीं, राइट, बिकॉज भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि वो किसी भी हालत में शेख हसीना को वापस नहीं करेगा बांग्लादेश को। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली शेख हसीना को और कहीं पर भी एक्स्ट्राडिशन नहीं मिल रहा है। कोशिश करी थी यूके के लिए, कोशिश करी थी और कंट्रीज के लिए, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी कंट्री उसको अपने यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल देने के लिए तैयार जी। तो अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, जो आप फिर इसमें नॉर्थ ईस्ट की भी बात ले आएंगे और बाकी चीजें भी ले आएंगे। जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका एक लेवल टर्म्स में नहीं शुरू हो रहा है, एक डिसएग्रीमेंट पे हो रहा है, कि आपका जो पहला जो आपका मुद्दा है जिसमें एक कॉमन एग्रीमेंट या एक कॉमन लाइन, आप उसकी एक प्रेस रिलीज भी नहीं कर सकते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं इशू कर सकते हैं। तो अगर आपका पहला जो आपका मुद्दा ही अगर एक स्टेप इस तरीके का होगा, तो हम समझ सकते हैं कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी कोई बहुत ब्रेक थ्रू नहीं मिलने वाला। और इसको मैं उम्मीद ये रखता हूं कि एक प्रेस रिलीज आएगा, तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए, दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जी। और अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट अगर सामने आती है, जो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अंडर द प्रिवेलिंग जो एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट आने वाली। बिल्कुल। तो ये जो सिचुएशन है दोनों देशों के बीच संबंधों की, ये सिचुएशन भारत के लिए लिहाज से भी कितना जो है चिंताजनक है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं और दर्शकों को आपके जरिए इस सवाल का उत्तर पहुंचाने की कोशिश करूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बहस को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भारत और बांग्लादेश अगर संबंधों में तनाव इसके आगे बढ़ते हैं या फिर बने रहते हैं, तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। वो भी खासकर तब जब दुनिया भर के देशों पर ट्रंप ने टैरिफ के ज़रिए एक ट्रेड वॉर जैसा जो है ये मोल ले लिया है, और अब जो भारत है उसके सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, और बांग्लादेश के साथ जो आर्थिक हमारे संबंध है वो कितने अहम है, इसको भी समझेंगे। लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से भी क्या भारत ये अफोर्ड कर सकता है कि बांग्लादेश से जो उसका तनाव
तनाव है वो और खिंच जाए। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं मेजर जनरल राजन कोचर जी के पास। राजन सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में वो सरकार जो अभी तक जो है कार्यकाल जो पूरा का पूरा मोहम्मद यूनुस का है वो विवादों से परिपूर्ण है, विवादों से भरा हुआ है। ना वो देश के भीतर हिंसा को रोक पा रहे हैं, ना ही वो देश के भीतर जिन सुधारों का वादा कर रहे थे उसको करते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फेस की बात आती है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं दिख रहा है, अन्य देशों के साथ नहीं दिख रहा है, भारत के साथ क्यों दिख रहा है स्ट्रॉन्ग फेस? क्या इसके पीछे वो किसी तरह के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं, चीन के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं, या फिर यूएस के? देखिए नेहा जी, आपको समझना पड़ेगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आज बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है जी। और बांग्लादेश का जो इसको एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो ये एक्शंस क्यों ले रहे हैं? बिकॉज एक रियलिटी चेक हमको करनी पड़ेगी और इस रियलिटी चेक के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आपको देखने। सबसे पहले है कि शेख हसीना और भारत के जो रिलेशंस थे वो क्लोज थे और जब शेख हसीना को वहां से निकाला गया है और उसको भारत ने पनाह दी है जी, तो एक भारत की जो छवि बांग्लादेश में है तो वो एक दुश्मन की छवि बन गई है। मींस एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आज बांग्लादेश में बहुत स्ट्रांग है जी। और कोई भी गवर्नमेंट एक लेजिटिमेसी के लिए इस एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करेगी और मोहम्मद यूनुस ने यही किया। अब ये इस चिंगारी में आग अपनी जो क्यों इसमें बड़ी है, एडिंग फ्यूल टू द फायर हम बोलते हैं जी, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का स्टैंड। यूएस एड बंद होती है बांग्लादेश में, बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा क्योंकि पूरी आपकी रेफ्यूजीज, आपका हेल्थ केयर सिस्टम, आपका पूरा यूएस एड के ऊपर आपका चल रहा था। $300 बिलियन से ज्यादा आपको यूएस एड हर एक साल मिलती थी जी, अब बंद हो गई। दूसरा ट्रिगर हुआ टैरिफ्स का और आपने अभी देखा कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर 37% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है और इसका मतलब है कि तकरीबन 1 मिलियन जॉब्स अफेक्ट होंगे और बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो उसका 10% जीडीपी देता है, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को धक्का लगा। तीसरा, भारत से बांग्लादेश को क्या क्रिटिकल आइटम्स मिल रहे थे, एक है पावर और एनर्जी। आप जानते हैं अदानी ने झारखंड से ही जो ट्रांसमिशन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बांग्लादेश की मेजर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो या तो भारत से आती हैं या तो नेपाल से आती है जी। और दूसरा जितना भी ट्रेड है, कॉटन का ट्रेड, बांग्लादेश का ऑलमोस्ट 35 to 40% कॉटन जी भारत से आता है और वो उसकी गारमेंट इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। राइट। और अगर एक और लास्ट पॉइंट में यहाँ पे दूंगा, वाटर, रिवर वाटर्स, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूं जी, जहां पे एक विवाद है बांग्लादेश और भारत के बीच में और शेख हसीना के टाइम पे हम अभी काफी क्लोज आ गए थे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज बांग्लादेश को स्पेशली जो दिसंबर से अप्रैल का महीना होता है तो वहां पे उनको प्रॉब्लम आती है पानी की, बिकॉज ये मॉनसून का एरिया टाइम होता है, तो उसमें भारत उनको 25% ही तीस्ता रिवर का जो है पानी उसको आने देता है, क्योंकि बांग्लादेश एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, मींस भारत से बांग्लादेश में पानी आता है। बिल्कुल जी। भारत उस पानी को कंट्रोल कर सकता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है रिवर वाटर की। तो जब बांग्लादेश ने अपने आप को देखा कि उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने घेर लिया है, उसको भारत की तरफ से भी एक
घेरा आप उसको समझ सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी, बिकॉज अभी लोन ड्यू है अदानी की, जो इन लोगों ने इसको इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भी नहीं दिया है, फिर भारत इनको रोका नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को अभी जी। बांग्लादेश सोचता है कि हम भारत पे निर्भर क्यों रहें, क्योंकि एक एंटी इंडिया स्टांस लेके बांग्लादेश आगे चल रहा है। और इसीलिए हमने पिछले 6 महीने में देखा पाकिस्तान की तरफ झुकाव जी और चाइना की तरफ। अब चाइना में मोहम्मद यूनुस जाते हैं, 9 मेजर एग्रीमेंट्स पे साइन होता है वहां पे। जी जी। वो चाइना को बोलते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में लगाओ, आप अपने प्लांट्स यहाँ पे लगाओ, आप अपने सोलर प्लांट्स लगाओ, आप अपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी हमको दो, वाटर कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजी हमको दो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक मैसेज है भारत को कि हमको आपकी जरूरत नहीं है, हम चाइना से लेंगे हमको जो लेना होगा। और एक और डिस्टर्बिंग सिक्योरिटी रिलेटेड है आपका मंगला पोर्ट। ये जो मंगला पोर्ट है अभी बांग्लादेश ये चाइना को देने चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, हम्बनटोटा जी, वो जो चाइना के आज कब्जे में है, और वहां पे चाइना का ही दबदबा हम्बनटोटा में चलता है, क्योंकि तकरीबन हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने खरीद लिया। बिल्कुल जी। ये मीडिया में ज्यादा न्यूज आती नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल कंट्रोल चाइनीज का उस पोर्ट पर है। सिमिलरली मंगला पोर्ट का भी टोटल कंट्रोल और चिटागोंग का एरिया जो है वो चाइना कंट्रोल करना चाहता है। और इसमें हम सेंट मार्टिन आइलैंड को भी लेके आएंगे, बिकॉज वहां पर भी आप जानते हैं कि बांग्लादेश ने चाइना से 2 सबमरीन्स ले रखी है पहले से, और अभी भी सेंट मार्टिन में अमेरिका की नजर है जी। और मुझे ऐसे लगता है कि चाइना आने वाले वक्त में वहां भी कंट्रोल करेगा। और बांग्लादेश को एक चीज और जो इसको तंग कर रही है वो है अराकन आर्मी। अब इस अराकन आर्मी का जिक्र मैं इसको यहाँ पे इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्यास का मामला हैंडल हो रहा है जी। और रोहिंग्यास को पुशिंग किया जा रहा है म्यांमार की तरफ से, बांग्लादेश नाखुश है, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट कर रहा है अराकन आर्मी को जी। भारत भी अराकन आर्मी को एक अच्छा एक अपना रैपो रखता है। तो बांग्लादेश को अभी ऐसे लग रहा है कि भारत की तरफ से प्रेशर है बहुत ज्यादा जी। और हम भारत के साथ एंगेज नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमको ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो स्टेटमेंट आई है जी, बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। अब आप देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कोई अलग देश नहीं है, वो भारत का हिस्सा है जी, जी। और भारत की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, शायद मोहम्मद यूनुस अपनी ज्योग्राफी को भूल गए थे कि 7,500 किलोमीटर की हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है अरेबियन सी की और बे ऑफ बंगाल की जी। और भारत एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। एक नॉर्थ ईस्ट को बोलने से आप एक चाइना को एक न्योता दे रहे हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में भी अपना दबदबा बना सकते हैं अगर आप बांग्लादेश में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। तो जी। ये एक पिच है उसका कि अगर, बिकॉज देखिए आज अगर हम एक सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं ये इसका जिक्र करना चाहता हूं। और इसमें डोकलाम को लेके आऊंगा और मैं सिलीगुड़ी ये कॉरिडोर या चिकन नेक को लेके आऊंगा जी। बिकॉज ये 2 वनरेबल पॉइंट्स हैं भारत के लिए जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कट ऑफ हो सकते हैं राइट। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको चाइना एक्सप्लॉइट
ना करे, और अगर बांग्लादेश चाइना को घुसा देता है अंदर, और भूटान में भी, डोकलाम में भी, ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरीज जी 18 मिसाइल बेसेस चाइना ने लगा लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। जब अगर हम इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और चाइना एक तरफ ड्रैगन एलिफेंट डांस की बात करता है कि भाई आपको याद होगा 1962 में एक स्लोगन था जी, हिंदी चीनी भाई 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 जी। अब 2025 का स्लोगन है ड्रैगन एलिफेंट। तो लेट अस बी, एक ब्रेक ले लेते हैं जी जी बिल्कुल। ये जो के लिए हमको एक ट्रस्ट, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। मेजर जनरल आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक की मजबूरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजन सर, मैं समझना चाहती हूँ कि अगर बांग्लादेश भारत से दुश्मनी मोल लेने पर आमदा दिख रहा है, तो फिर मैं भारतीय जो अप्रोच है या फिर प्रतिक्रिया है उस पर भी आपकी टिप्पणी जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि भारत का अभी तक जो रवैया दिख रहा है बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के प्रति, क्या उसे सही माना जाए, उचित माना जाए? मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए हम बिम्स्टेक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इस बात से ये कहा जा सकता है कि बिम्स्टेक के देशों के प्रति या फिर हिंद महासागर में जो जटिलताएं हैं, जो जियोपॉलिटिक्स है, उसके प्रति भारत बहुत गंभीर है। और अगर भारत गंभीर है तो बांग्लादेश के लिए जो ये जो अप्रोच है इंडियन गवर्नमेंट का, क्या ये सही तरीका है इस संवेदनशीलता को डील करने का? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, बिकॉज डिप्लोमेसी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। और क्या देख रहा है कि आज ये इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश जी, परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, और भारत अभी कोई ऐसा मेजर पॉलिसी चेंज नहीं करना चाहता बांग्लादेश के पॉलिसी के। वो एक ऐसा सिचुएशन पैदा कर दे के बांग्लादेश के साथ एक दुश्मनी पैदा हो जाए, या कोई इस तरह का इस तरीके की कोई चीज पैदा हो जाए। आपने देखा मालदीव्स का भी चक्कर चला था जी, बिल्कुल। उसमें भी भारत ने थोड़े पेशेंस के साथ काम लिया था, बाद में टर्न अराउंड होगी सिचुएशन। अभी मालदीव्स के साथ वो सिचुएशन नहीं है जो आप एक साल पहले हम सुनते थे जी। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये एक परमानेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है बांग्लादेश की, और प्रेशर बहुत है क्योंकि इलेक्शंस का भी मुद्दा हुआ था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में जो प्रेस स्टेटमेंट आई है कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में एक रिटर्न टू डेमोक्रेसी हो जाए, जल्दी से इलेक्शंस हो जाए, और वो स्टेबिलिटी के लिए, रीजन की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर हम उस चीज के ऊपर फोकस करें तो मुझे लगता है कि भारत अभी जो पॉलिसी है वो है वेट एंड वॉच। ठीक है, भारत पूरी डेवलपमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, पूरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भारत के पास है, जो इनपुट्स बांग्लादेश से उनके पास उनको स्टडी किया जा रहा है, और इसीलिए भारत अभी कोई भी ऐसा कदम नहीं लेना चाहता जिससे रिलेशंस में खटास आ जाए। वो करेगा वो जब एक नई सरकार आएगी, जिस तरीके की स्टेटमेंट्स वहां से आएंगी, जब एक बार नई सरकार आती है, उसके बेसिस के ऊपर भारत अपना अगला कदम मुझे लगता है लेगा। और पर एक चीज कंसर्न की यहाँ पे ये है, और कंसर्न ये है कि जो कदम मोहम्मद यूनुस उठा रहा है जी, वो वापस किए जाएंगे मुझे लगता नहीं। अगर चाइना को आप अंदर ला रहे हो जी, और अगर
पाकिस्तान के साथ जो भी इक्विपमेंट आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, ड्रोन्स आप टर्की से ले रहे हैं, आप अपने बॉर्डर के ऊपर ड्रोन्स ऐसे लगा रहे हैं, ऑफेंसिव ड्रोन्स लगाए जा रहे हैं जी। तो जब इस तरीके की आप एक पोस्चरिंग कर रहे हैं भारत की तरफ और भारत को एक मैसेज अपना दे रहे हैं कि भाई हम अपने आप को आपसे सिक्योर करना चाहते हैं। देखिए बांग्लादेश अपनी फौज को क्यों मजबूत कर रहा है जी। बांग्लादेश की फौज किसके साथ लड़ सकती है आज? कौन है जो देश जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है? जी, भारत ही है। पाकिस्तान से तो लड़ेगी नहीं, बिल्कुल, चाइना से तो लड़ेगी नहीं और कोई भी भूटान या नेपाल से तो लड़ेगी नहीं जी। तो बांग्लादेश अपनी फौज को किसके लिए तैयार कर रहा है जी। तो आपको ये चीजें भी अपनी जजमेंट में संज्ञान में रखना चाहिए जी। फैक्टर करनी पड़ेगी जी जी। तो बांग्लादेश किस चीज की तैयारी कर रहा है और वो भारत को अपना दोस्त मानता है या दुश्मन मानता है जी। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी आपकी असेसमेंट होगी आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश के साथ आने वाले वक्त में सामने रखें। जी, तो ये जो फॉरेन पॉलिसी का एक स्टेटमेंट अभी हाल ही में लोकसभा के भीतर राहुल गांधी ने जिक्र किया। मैं समझना चाहती हूँ कि अगर भारत की जो विदेश नीति है, चाहे वो मालदीव के समय भी दिखी, अब बांग्लादेश के समय दिख रही है, नेपाल की घटनाओं के प्रति भी दिख रही है और चीन के लिए भी अभी हाल ही में भारत और चीन संबंधों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए तो इसका जश्न मनाया गया और उस जश्न के मौके पर भारत में जो चीन के एम्बेसडर थे उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उन्होंने एक दूसरे को बधाई संदेश भेजा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई जानकारी नहीं आती है, भारत की विदेश नीति में कोई स्पष्टता नहीं आती है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ये किस तरह का बदलाव, किस तरह का परिवर्तन आप देख रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय की कोई टीका टिप्पणी सामने नहीं आती, हमें दूसरे देशों की तरफ से जानकारी मिलती है कि ये दोनों देशों के बीच डेवलपमेंट हो गई है। देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी ना आपकी ताकत के ऊपर निर्भर है जी। अगर आपके पास ताकत है, बेशुमार ताकत है यूनाइटेड स्टेट्स जैसे। मेजर जनरल आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक की मजबूरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय मुलाकात हुई है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे कि माहौल खराब हो। हालांकि तीस्ता परियोजना, इस पर कोई बातचीत, स्पष्टता नहीं आई है और भी बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर चिंता जरूर जताई है। मेजर जनरल, आप से बात करते हुए एक सवाल और सामने आता है कि तमाम जो जानकारियां हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी जो है नहीं दी जाती है, लेकिन जब अन्य देश से जानकारी आती है तो फिर पता चलता है कि दोनों देशों के बीच संबंधित डेवलपमेंट हो गई है। मैं अभी हाल ही में 75 वर्ष पूरे हुए भारत और चीन के राजनयिक संबंधों के, तब जानकारी दी गई भारत में जो चीन के एम्बेसडर थे उनके जरिए कि भारत और चीन के राष्ट्र प्रमुखों ने एक दूसरे को बधाई संदेश भेजा है। अगर चीन केंद्र में आ जाता है, चाहे वो भारत और बांग्लादेश के संबंध हो, भारत और मालदीव के संबंध हो, भारत पाकिस्तान के संबंध हो, भारत नेपाल के संबंध हो, वहां तो भारत की इस जो है कूटनीति का समझ में आता है, लेकिन जब भारत और चीन का सीधे सीधे कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो भारत की तरफ से स्पष्टता या फिर इस पर चुप्पी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है जो इंडिया की नजर आती है अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए? देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी ताकत के ऊपर। आज अगर अमेरिका पूरे वर्ल्ड में टैरिफ अपना लगा पा रहा है तो वो ताकतवर है, उसके पास शक्ति है, इसलिए वो इसको मैसेज वर्ल्ड को दे रहा है कि अगर आपको चलना है तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही चलना पड़ेगा जी। अब भारत की प्रॉब्लम क्या है? तो भारत की प्रॉब्लम, और खास तौर पे चाइना के साथ मैं इसलिए आपको इसका जिक्र करना चाहता हूं, जो अप्रैल 2020 में हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ईस्टर्न लद्दाख में, जो भी
डेवलपमेंट्स हुए और जिस प्रकार से चाइना ने वहां पे अपना एक डोमिनेशन बना के रखा, जी हाँ, एक अपना डोमिनेशन अपना बना के रखा, तो वो एक भारत को एक चैलेंज है। अब उस चैलेंज को भारत कैसे ओवरकम करेगा? अब चाइना अगर वो बैठ गया है, अगर आ गया है डिस्प्यूटेड एरिया में, आप उसको बफर बोल दो, इसको बफर जोन बोल दो, कॉमन एरिया बोल दो, आप उसको जो भी नाम दे दीजिए जी, पर उसको वहां पे आना तो नहीं चाहिए था। बिल्कुल, बिकॉज एज पर हमारी जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की एग्रीमेंट्स है और हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के एग्रीमेंट्स है 2005 की, 1996 की, तो ये सारी एग्रीमेंट्स का चाइना ने उल्लंघन किया जी। और चाइना अभी वापस नहीं जा रहा। आपने उसको बोला पेट्रोलिंग अलाउड कर दीजिए, आपके 65 पेट्रोलिंग जो पॉइंट्स है उसमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे हम अपनी फौज को नहीं भेज पा रहे थे, तो अभी उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है कि कितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे आज हमारी फौज जा पा रही है। तो और रिडक्शन इन फोर्सेस वहां पे नहीं हुई है। चाइना ने तकरीबन 200 से ज्यादा गांव बसा लिए हैं वहां पे, हैबिटेट उनका बन चुका है, अब वो वापस नहीं जाने वाले हैं जी। और उसके बावजूद आप एक टाइम पे स्टेटमेंट देते हैं कि हम चाइना से ट्रेड के ऊपर बात नहीं करेंगे जब तक हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा। पर आज आपका स्टैंड ये है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को हम अलग से डील करेंगे और ट्रेड को हम अलग से डील करेंगे। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड फिर से शुरू होने वाला है और हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब ये हमारी कुछ कंपल्शंस हैं, हमारी इकोनॉमी की कंपल्शंस हैं, क्योंकि आज हम चाइना के बिना अपनी इकोनॉमी को नहीं चला पा रहे। जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आप फार्मास्यूटिकल्स को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लीजिए और आपका इलेक्ट्रिकल को ले लीजिए, आपका सेमीकंडक्टर्स को ले लीजिए, आप जितना भी आपकी टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, आज चाइना ने भारत को डोमिनेट किया हुआ है। जी। कोई इंडस्ट्री में आप चले जाइए, जी, वहां पे चाइना के सामान के बिना काम नहीं चल पा रहा है और ये एक रियलिटी है और ये इसको स्वीकार कोई नहीं करने वाला। गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देने वाला। इसीलिए हम जब ये जो आप बोलते हैं ना, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं, हमारी तरफ से क्यों नहीं आती हैं, वो उसकी वजह अपने यही है, क्योंकि जैसे ही अगर हमने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स देनी अगर शुरू कर दी तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है जी। तो वो फिर उस स्टेटमेंट्स का ऑपोजिशन के लोग और उसको बाकी लोग मुद्दा बनाएंगे और उसको रेज करेंगे कि आपने घुटने टेक दिए। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कंपल्शन की वजह से क्या जो नेशनल सोवेरेनिटी है या फिर इंटेग्रिटी है उसके साथ समझौता इसे माना जा सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी जो चीज है जो आपने बोली है, सॉवरेनिटी, क्योंकि जो ये जमीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ना तो मेरी है ना तो तेरी है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है जी। और जब तक ये इसका फैसला नहीं होगा ये जमीन किसकी है, हम ये सॉवरेनिटी का मुद्दा नहीं लेके आ सकते। ठीक है जी। बिकॉज ये बहुत एक डेलिकेट चीज है और व्यूअर्स को भी समझनी पड़ेगी कि ये बाउंड्री जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इतने आसान नहीं होते सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, और बातचीत उनके चलनी चाहिए। और देखिए जी, लड़ाई कोई नहीं चाहता, कोई देश नहीं चाहता। चाइना भी आज की डेट में भारत के साथ उलझना नहीं चाहता है और भारत भी चाइना से नहीं उलझना चाहता है। इसलिए सर मैं एक सवाल इसमें जोड़ देना चाहती हूँ। अभी ये जो टैरिफ वॉर शुरू हो गया है, टैरिफ वॉर के नजरिए से चीन को भारत की बहुत बड़ी जरूरत है और इससे पहले भी भारत के बाजार की बहुत बड़ी जरूरत चीन को बनी हुई थी। भारत इस मौके का, इस अवसर में आपदा तलाशने में लगातार असफल क्यों दिख रहा है? क्या भारत इसका फायदा नहीं उठा सकता? देखिए,
आपको पहले से मैंने बताया कि जी भारत को आज चीन की जरूरत है जी जी। और चीन को भारत की जरूरत है। अब टैरिफ्स होंगे तो चाइना के साथ अगर ट्रेड होगा और एक बहुत बड़ी मार्केट चाइना को मिलती है भारत में, तो वो जो उसकी इकोनॉमी है, जो उसको झटका लगेगा यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ से, वो कुछ हद तक भारत के साथ जी स्टेबलाइज होगा। जी जी। दूसरा, भारत की जो जरूरतें हैं, अब आप देखिए भारत का ज्यादा एक्सपोर्ट और इसको अमेरिका को नहीं होता है। हम अमेरिका से ज्यादा अपना सामान नहीं लेते हैं एज कंपेयर टू चाइना जी। जो हमारा जो ट्रेड 130 बिलियन डॉलर्स, इतना छोटा अमाउंट नहीं है एक ट्रेड का, और जो जिसमें से 100 बिलियन डॉलर्स एक चाइना की तरफ सरप्लस है जी। तो फायदा तो चाइना को मिल रहा है ना अल्टीमेटली, बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम भारत की इंडस्ट्री भी सफर ना करे। गवर्नमेंट एक मिडिल पाथ उसको लेना चाहती है कि चाइना के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं कर। देखिए आज हमारे सब कॉन्टिनेंट में सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, सीरियस। मैं इसको सीरियस बोल रहा हूँ क्योंकि नेपाल के साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं जी। भूटान के साथ जिस तरीके के रिलेशन होने चाहिए थे उस तरीके के नहीं बन रहे। तो पाकिस्तान के साथ आपकी बोलचाल नहीं है। बांग्लादेश के साथ आपकी प्रॉब्लम हो गई है जी। श्रीलंका एक छोटा सा एक आइलैंड है, उसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है भारत को ज्यादा इकोनॉमिक टर्म्स में अगर मैं बात करूं जी। और आप चाइना ले लीजिए, तो आप जब इसका समीकरण करेंगे, पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, तो आप समझेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है जी। एक स्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश कर रही है। देखिए हमारे जो सिस्टम्स हैं और जो हमारी इंडस्ट्री है वो अभी तक पिकअप नहीं की हुई। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आप बहुत कोशिशों के बावजूद थोड़ी ट्रेन पटरी पर आई है जी। पर इसको टाइम लगेगा, इसको 15-20 साल लगेंगे इसको आगे ले जाने के लिए। और जब तक ये चीजें रेजोल्यूशन में नहीं आएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद केपेबल नहीं बनेंगे, आप में मजबूती नहीं आएगी एज अ कंट्री, बिल्कुल, इसको मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी प्रकार से रहेगी जी। बिल्कुल, अगर आप डोमेस्टिक स्तर पर अगर आप सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है, तो आपको चीन जैसी जो चुनौतियां हैं वो बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, इन सब देशों के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिशों को अंजाम देती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मेजर जनरल राजन कोचर, आपने वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन मेरी भी एक समझ है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों के सामने रखूँ और इस पर आपका क्या विचार है हमें लिखकर भेजिए कि भारत जो है अपनी जो सॉफ्ट जो है एक इमेज है उसके जरिए तमाम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंधों में जो तनाव है उसका समाधान या फिर उस पर आगे बढ़ने की अपने प्रयास जारी रख सकता है। आपका भी अगर कुछ सुझाव है, कुछ विचार है, तो हम तक पहुंचाइए लिखकर, और info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर ये विचार सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।